कल्पनाओं की कहानियाँ ज़िंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा, अ मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस एंड थ्रिलर स्टोरी, भाग 16। सेठ रमन लाल का पुराना नौकर काशीनाथ कुछ देर चुपचाप खड़ा अपने मालिक की ओर देखता रहा और फिर एक लंबी ठंडी सांस भरकर बेडरूम से निकल आया। उसने बेडरूम के दरवाजे के सामने एक चटाई बिछा ली और थका तन मन लिए चटाई पर चुपचाप बैठकर सोचने लगा कि आशा बिटिया के अपहरण का क्या कारण हो सकता है। आशा बिटिया का अपहरण करने वाले कौन लोग हो सकते हैं। उसके मालिक सेठ रमन लाल अपनी ईमानदारी, सज्जनता, विनम्रता और उदारता के लिए पूरी दिल्ली में और दिल्ली के व्यावसायिक क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, और ऐसी ही उनकी एक लौती बेटी आशा थी। उसका कोई दुश्मन दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। सोचते सोचते थक कर काशीनाथ चटाई पर लेट गया। दिन भर का थका हारा बदन न जाने कब निंद्रा देवी ने अपनी बाहों में समेट लिया। सारा प्रभाविला रात की खामोश बाहों में सिमटा बेसुध सोया पड़ा था, लेकिन सेठ रमन लाल की आंखों में नींद का नाम नहीं था। रह रहकर आशा का भोला भाला मासूम चेहरा उनकी आंखों के आगे नाच उठता था। आशा के अपहरण के सिलसिले में वो जितना अधिक सोचते थे उतना ही उलझते जा रहे थे। उनकी समझ में अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि आशा गुम कैसे हुई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि आशा का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि वो खुद ही उठकर कहीं चली गई है, और श्रीकांत तथा उस तीनों सभी साथियों को उठता देखकर उसके पीछे पीछे कहीं चली गई होगी। ये तो हो सकता था, लेकिन प्रश्न था कि आशा और श्रीकांत तथा उसके तीनों साथी गए कहाँ। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर जोनाथन के साथ होटल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें वो चारों नौजवान कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे। अब धीरे धीरे रात का तीसरा पहर बीत गया, लेकिन वो किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने उठकर सुराही से ग्लास में पानी उड़ेला और फिर ग्लास लिए हुए उस खिड़की के सामने आ खड़े हुए, जिसके पार दूर तक काला घनघोर चादर वाले आसमान हिलोरे ले रहा था। वो काफ़ी देर तक उस स्याही आसमान को सिर्फ चांद और सितारों से भरे देखते रहे, और तभी वो एकाएक बुरी तरह से चौंक पड़े। उन्होंने जल्दी से पानी से भरा गिलास अपने होठों से लगा लिया और फिर खाली गिलास एक मेज पर रखकर अपने पलंग पर जा बैठे। उन्होंने सिरहाने के रैक पर रखी टेलीफोन डायरेक्टरी उठा लिया और उसमें से कोई नंबर तलाश करने लगे। उन्होंने वो नंबर खोलकर टेलीफोन डायरेक्टरी के ऊपर ही लाल पेंसिल से लिख दिया और फिर डायरेक्टरी रखकर पेडल पर से रिसीवर उठा लिया और उस नंबर को डायल करने लगे। हेलो। दूसरी ओर से रिसीवर उठा लिए जाने के बाद उन्होंने जल्दी से कहा, फरमाइए, कौन सा आप बोल रहे हैं, किससे बात करना चाहते हैं। दूसरी ओर से किसी ने नींद भरी आवाज़ में पूछा। मैं आर.के. पुरम के प्रभाविला से रमनलाल देसाई बोल रहा हूँ। सेठ रमनलाल ने अपने आप को संयत करते हुए कहा, क्या ये मेजर साहब से बात कर सकता हूँ। होल्ड कीजिए, मेजर साहब अभी सो रहे हैं। दूसरी ओर से आवाज़ आई। सेठ रमनलाल रिसीवर कान से लगाए बस प्रतीक्षा करने लगे। हेलो सेठ जी। कुछ देर बाद मेजर बलवंत की भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। इतनी रात गए, कैसे याद किया। क्या बताओ मेजर साहब, सेठ रमनलाल ने तो बड़े स्वर में कहा, आज रात 10 बजे मेरी इकलौती बेटी आशा सनराइज होटल के डाइनिंग हॉल में से न जाने कैसे और कहाँ गुम हो गई। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वो मेरे और अपने 2 सहेलियों के बीच बैठी हुई थी। सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए बत्तियाँ बुझी थी, और दोबारा जब बत्तियाँ जली तो आशा अपनी सीट पर नहीं थी। तो कल आप लोग नर्तकी सबीना का नृत्य देखने गए थे। दूसरी ओर से मेजर बलवंत ने कहा। रमनलाल ने हामी भरते हुए कहा और फिर आशा के गुम होने की कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना दी।
बलवंत ने खेद भरे स्वर में कहा, आपने बहुत देर कर दी सेठ जी, आपने मुझे उसी समय फ़ोन क्यों नहीं किया? सेठ दुखी होते हुए कहने लगे, मेजर साहब, आशा के इस तरह गुम हो जाने के कारण मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। मेरा दिल तो एकदम से जैसे सुन्न हो गया था। घंटों मगज पच्ची करने के बाद आपकी याद आई है, सो आपको फ़ोन कर रहा हूँ। और फिर एक पल रुक कर सेठ जी बोले, मेजर साहब, कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी आशा को ढूंढ लाइए। वो मेरी स्वर्गीय पत्नी की एकमात्र निशानी है। अगर आशा न मिली तो मैं मर जाऊंगा। 10 वर्ष हुए, कुछ घंटे की बीमारी में पत्नी ने साथ छोड़ दिया था। बेटा है लेकिन ना होने के बराबर। करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मारकर देश की भलाई के नाम पर गांव-गांव पैदल भटकता रहता है। बस यही एक बेटी रह गई थी जिस पर मेरी सारी आशाएं टिकी हुई थी। मेजर बलवंत बड़ी खामोशी से सुनता रहा और फिर बोला, सेठ जी, आप चिंता ना करिए, मैं काफ़ी कोशिश करूँगा। मैं आपकी बेटी आशा को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रात के कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं, मैं पाँव फटते ही आपके पास पहुँच जाऊँगा। सेठ रमनलाल ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। और रिसीवर कैडल पर रख दिया। अब वो अपनी पलंग पर लेट गया। फिर थोड़ी देर के बाद ही उनके खर्राटे रात के सन्नाटे में गूंज उठे। मेजर बलवंत अपने साथियों के साथ RK पुरम के सेठ रमनलाल के बंगले प्रभाविला में पहुंचे तो भोर का उजाला चारों ओर फैलने लगा था। बंगले में काम करने वाले नौकर अपने अपने क्वार्टर में जाग गए थे, लेकिन अभी तक अपने काम पर नहीं आए थे। काशीनाथ अपनी आदत के अनुसार 4 बजे ही जाग गया था। सेठ रमनलाल को आराम से बिस्तर पर सोया देख उसे चैन की सांस ली और फिर बंगले के बाहरी बरामदे में आ गया। और तभी मेजर बलवंत और उनके साथियों की कारें प्रभाविला के गेट पर पहुंची। एक साथ 3 कारों को गेट की ओर आते देख काशीनाथ झपटता हुआ गेट के पास पहुंच गया। 80 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद भी उसके बदन में काफ़ी ताकत थी। उसकी चाल जवानों की तरह ही तेज थी। सेठ जी को खबर दो कि मेजर साहब अपने साथियों के साथ उनसे मिलने आए हैं, सुधीर ने गेट पर आकर संतरियों से कहा। काशीनाथ ने आगे बढ़कर कहा, आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं खबर दे आता हूँ। सेठ जी तो अभी भी सो रहे हैं साहब। और फिर सुधीर के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वो पलटकर तेज़ी से बंगले की इमारत की ओर चल दिया। लेकिन काशीनाथ को गेट पर वापस आने में 2 मिनट से अधिक नहीं लगे। सेठ रमनलाल ने रात को मेजर बलवंत से बातचीत हो जाने के बाद फ़ोन एक्सचेंज की टेलीफोन ऑपरेटर से रिक्वेस्ट की थी कि वो उन्हें ठीक 4:30 बजे जगा दे, और टेलीफोन ऑपरेटर ने उन्हें ठीक 4:30 बजे जगा दिया था। काशीनाथ को मेजर बलवंत और उसके साथियों को ड्राइंग रूम में लाकर बैठाने का आदेश देकर वो बाथरूम में चले गए। नहा धोकर और कपड़े बदलकर एक ड्राइंग रूम में पहुँचे तो उन्होंने देखा मेजर बलवंत और उनके साथी चाय पी रहे थे। काशीनाथ स्वयं ही उनके लिए चाय बना लाया। रमनलाल ने ड्राइंग रूम में पहुंचकर मेजर बलवंत और उनके साथियों का अभिवादन करते हुए कहा, क्षमा कीजिए मेजर साहब, आपको 15-20 मिनट मेरा इंतज़ार करना पड़ा। मेजर बलवंत ने चाय का प्याला मेज पर रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया जो सुबह के ज़रूरी कामों से निपट गए। पता नहीं घर से निकलने के बाद कितना टाइम लग जाए। आप भी चाय पी लीजिए और फिर हम लोग सनराइज़ होटल चलेंगे। काशीनाथ तब तक सेठ जी के लिए चाय का प्याला बना चुका था। उसे जल्दी से प्याला उठाकर सेठ जी की ओर बढ़ा दिया। सोनिया और मालती, तुम दोनों में आशा के कमरों की तलाशी लो। शायद तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आशा के अपहरण के कारण पर रोशनी डाल सके। अब मेजर बलवंत ने सेठ रमनलाल के चाय पी लेने के बाद उठकर कहा। रमनलाल ने सोनिया और मालती की ओर देखते हुए कहा, आप दोनों को काशीनाथ आशा का स्टडी रूम और बेडरूम दोनों दिखा देगा। तीनों कमरे खुले हुए हैं।
वो मेजर बलवंत और उसके साथियों से भलीभांति परिचित थे। काशीनाथ ने बड़ी विनम्रता से कहा और चाय की प्याली उठा कर ट्रे में रखने लगा और कहता हुए निकल गया, जो हुकुम। आशा की अलमारियों और ट्रंकों की चाबियों का गुच्छा मेरे बेडरूम की उसी अलमारी में रखा है जहाँ चाबियों के गुच्छे रखे रहते हैं। उस अलमारी की एक चाबी तुम्हारे पास ही है। अब सेठ रमनलाल ने कहा और फिर मेजर बलवंत की ओर देखते हुए बोले, चलिए हम लोग सनराइज़ होटल चले। पोर्च में पहुंचकर सेठ रमनलाल अपनी कार की ओर बढ़ने लगे तो मेजर बलवंत ने कहा, मेरी कार में ही आ जाइए, मैं अकेला ही हूँ, बेकार पेट्रोल फूकने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेठ रमनलाल ने मेजर बलवंत की कार की ओर बढ़ते हुए कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं मेजर, आज पेट्रोल की एक एक बूंद की बर्बादी व्यक्तिगत नहीं राष्ट्रीय हानि है। पेट्रोल पाने के लिए सरकार को पेट्रोल उत्पादक देशों की न जाने कितनी उल्टी सीधी बातें माननी पड़ती हैं। मेजर बलवंत इस बीच अपनी कार का बायां दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने सेठ रमनलाल के बैठते ही कार स्टार्ट कर दी। मेजर बलवंत और उनके साथियों की कारें सनराइज़ होटल के मुख्य एंट्री पर पहुंचकर रुक गई क्योंकि गेट का फाटक अंदर से बंद था। कारों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर सार्जेंट गोपीनाथ 2 सशस्त्र संतरियों के साथ झपट कर गेट के सामने आ पहुंचा और फिर जैसे ही उसकी नज़र अगली कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए मेजर बलवंत पर पड़ी, उसका दायां हाथ बड़ी तेज़ी से सैल्यूट के लिए उठ गया। फिर उसके इशारे पर दोनों संतरियों ने गेट में लगे ताले खोले और फिर फाटक खोलकर बड़े ही अदब के साथ उनके सामने आकर खड़े हो गए। मेजर बलवंत और उसके साथियों की कारें पार्किंग पर पहुंचकर रुक गई। उन्होंने कार से उतरकर देखा, सनराइज़ होटल की इमारत के बाहर हर 15-20 फीट की दूरी पर पुलिस के 2 जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहे हैं। उन्होंने रिसेप्शन हॉल में कदम रखा तो इंस्पेक्टर जोनाथन कुछ 4 जवानों के साथ वहां मौजूद थे। वो सारी रात होटल में ही रहे। उसने रात भर में होटल की इमारत में न जाने कितने चक्कर लगाए। वो बुरी तरह थक गया था लेकिन होटल छोड़कर नहीं गया। उसे दिन की रोशनी में होटल में ठहरे हुए एक एक आदमी की बारीकी से जांच करने का निर्णय लिया क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि सेठ रमनलाल की इकलौती बेटी आशा और श्रीकांत के बाकी के तीनों साथी होटल की इमारत में कहीं छिपे हुए हैं। इंस्पेक्टर जोनाथन को दिल्ली पुलिस में काम करते हुए कई वर्ष बीत चुके थे, इसलिए वो मेजर बलवंत और उसके साथियों को भली भांति जानता था। 4-5 केस में उसे उन लोगों का साथ देने का मौका भी मिला था और मेजर बलवंत की सिफारिश पर उसे समय से कई साल पहले ही सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना दिया गया था। मेजर बलवंत और उसके साथियों को देखते ही वो काउंटर के सामने पड़ी कुर्सी पर से हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हुआ और तेज़ी से मेजर बलवंत की ओर बढ़ते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेजर साहब, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। मेजर बलवंत ने उसका दायां हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोला, याद किया और हम चले आए। खैर ये बताइए, कल रात की घटना के संबंध में कुछ पता चला? रात मगर बच्चे कर ली। होटल की पूरी इमारत और इमारत के बाहर एक एक चप्पा ज़मीन तक डिग डाली। लगता है सेठ जी की बेटी आशा, श्रीकांत और उसके तीनों साथी धरती निकल गई या आकाश उड़ा कर ले गया। मेजर बलवंत ने सहसा गंभीर होकर कहा, आपका ऐसा अनुमान में काफ़ी वज़न हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। उन लोगों को धरती भी निकल सकती है और आकाश भी उठा कर लेकर जा सकता है। इंस्पेक्टर जोनाथन आश्चर्य से मेजर बलवंत के चेहरे की ओर देखने लगा, फिर बोला, मैं कुछ समझा नहीं मेजर साहब। आइए एक बार फिर इमारत को देख लिया जाए, मेजर बलवंत ने कहा और फिर उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा जो कि किचन की ओर से जाता था। सेठ जी ने मुझे बताया है कि जिस समय आशा और वे चारों नौजवान गुम हुए, आपने डाइनिंग हॉल के सभी दरवाजे बंद करा रखे थे। केवल किचन की ओर जाने वाला रास्ता खुला था क्योंकि उसी रास्ते से बैरों ने सर्विस करनी थी। जी हाँ, इसलिए यही संभावना हो सकती है कि उन लोगों को
इसी रास्ते से गुम किया गया हो, या वे लोग इसी रास्ते से निकलकर कहीं गुम हो गए हो। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर हम अपनी खोज का आरंभ यहीं से करते हैं, मेजर बलवंत ने कहा। आप मुझे डाइनिंग हॉल में ले चलिए। आइए, इंस्पेक्टर जोनाथन ने कहा और डाइनिंग हॉल की ओर चल दिए। मेजर बलवंत ने डाइनिंग हॉल का निरीक्षण किया, उन टेबल को देखा जहां सेठ रमनलाल अपनी बेटी आशा और उसकी सहेलियों के साथ बैठे थे, और जिस सीट पर श्रीकांत अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। वे लोग डाइनिंग हॉल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी होटल के मालिक रतन भी अपने कुछ सहकारियों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने बड़े ही खुशी भरे स्वर में मेजर बलवंत का स्वागत किया और फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, वाह मेजर साहब, आप आ गए, मेरी सारी चिंता दूर हो गई। मुझे विश्वास हो गया कि आप आशा और उन चारों नौजवानों को ज़रूर खोज निकालेंगे। मेजर साहब, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई यही होटल है। अगर इसकी साख चली गई तो मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। क्या वाकई में श्रीकांत ने आशा को किडनैप किया है? अगर नहीं किया है तो फिर आशा और श्रीकांत के बाकी साथी वो सब कहाँ है? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनी एक्स पर।